हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएस के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ए, इरावदी नदी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। बी, साल्वीन नदी अंडमान सागर में जाकर गिरती है। सी, पर्ल नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, साल्वीन नदी अंडमान सागर में जाकर गिरती है। साल्वीन नदी तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, बर्मा और थाईलैंड के रास्ते अंडमान सागर में समाहित होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इस नदी को चीन में नूजियांग, बर्मा में थानलवीन और थाईलैंड में साल्वीन नाम से जाना जाता है। इरावदी नदी बर्मा की एक प्रमुख नदी है। ये नदी बर्मा के उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहते हुए बर्मा को 2 भागों में विभाजित करती है। ये नदी अंडमान सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये बर्मा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। वहीं पर्ल नदी या झूजियांग की बात करें तो 2400 किलोमीटर लंबी पर्ल नदी प्रणाली यांगजी नदी और पीली नदी के बाद चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी दक्षिण चीन सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला विशेष आहरण अधिकार, संक्षिप्त में SDR, किससे संबंधित है? विश्व बैंक से, विश्व आर्थिक मंच से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या फिर विश्व व्यापार मंच से? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्रॉइंग राइट, संक्षिप्त में SDR, IMF द्वारा 1969 में सदस्य देशों की अन्य आरक्षित परिसंपत्तियों के पूरक के लिए निर्मित एक ब्याज प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है जिसमें अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी शामिल हैं। ये एक मुद्रा नहीं है और ना ही IMF पर दावा है, लेकिन संभवतः IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर दावा है। SDR का मूल्य सीधे बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि IMF द्वारा प्रतिदिन SDR बास्केट में शामिल मुद्राओं के बीच बाजार विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसे सदस्य देशों, IMF और कुछ निर्दिष्ट आधिकारिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित धारकों के रूप में रखा और उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा रखा नहीं जा सकता। SDR को IMF और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खातों में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? ए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, बी, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, सी, असम राइफल्स या फिर डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इसे कछार लेवी भी कहा जाता है। मूल रूप से कछार लेवी की स्थापना अंग्रेजों ने 1835 में असम क्षेत्र में की थी। असम राइफल्स का मुख्यालय भारत के शिलोंग में है और इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानूनी व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। ये क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। जबकि बात करें सीमा सुरक्षा बल की यानी BSF की, तो ये भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था और इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। वहीं ITBP या भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेड सेंडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ए, इसे साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। बी, विदेश व्यापार नीति के अनुसार भारत से रेड सेंडर्स का निर्यात प्रतिबंधित है। सी, यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में वनों के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्थानिक है। या फिर डी,
उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने 14.63 मीट्रिक टन रेड सेंडर्स बरामद किया था। रेड सेंडर्स एक वनस्पति प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में जंगलों के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्थानिक है। इसके समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुण सौंदर्य प्रसाधन और हाई एंड फर्नीचर लकड़ी के शिल्प में उपयोग के लिए एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी उच्च मांग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में रखा गया है। इसे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के परिशिष्ट 2 में भी सूचीबद्ध किया गया है। भारत से रेड सेंडर्स का निर्यात विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रतिबंधित है। इसकी तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन चंदन रक्षा शुरू किया गया था, जिसके तहत संदिग्ध निर्यात खेप पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुनिया एक स्वास्थ्य यानी वन वर्ल्ड वन हेल्थ पहल में निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार संगठन नहीं है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, बी. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी OIE, सी. खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, या फिर डी. विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य हमारे चारों ओर के पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये पशु मानव पारिस्थितिकी तंत्र इंटरफेस पर संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा है। वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी OIE के त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के बीच हुए समझौते के अंतर्गत एक पहल है। विश्व आर्थिक मंच इस पहल का भागीदार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत का वन हेल्थ दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के बीच समझौते से अपना खाका हासिल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। इसका प्राथमिक व्यवसाय किससे संबंधित नहीं है? ए. ऋण और अग्रिम का व्यवसाय, बी. सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयर्स, बॉन्ड, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, सी. बीमा और चिट व्यवसाय, या फिर डी. कृषि गतिविधि। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि गतिविधि। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्वनियामकीय संगठन यानी SRO की रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs द्वारा दिया गया कर्ज 54.62% बढ़कर 24,870 करोड़ रुपए पहुंच गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात करें तो ये उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इनका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियां जुटाना, अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना, थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना। NBFC का प्राथमिक व्यवसाय कृषि गतिविधियों से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए. DRDO द्वारा, बी. इसरो द्वारा, सी. CSIR और KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा, या फिर डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली सही मायने में स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और इसका एकमात्र साइड प्रोडक्ट यानी अंतिम विसर्जन पानी है। ये अब तक का सबसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन हो सकता है। CSIR की बात करें तो इसका पूरा नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास यानी R&D संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
इसका वित्त पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? A. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, B. चंडीगढ़, C. दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, या फिर D. लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। हाल ही में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन C सही आंसर है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव के जरिए स्वयं को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। ये अभियान जल जीवन मिशन का हिस्सा है। गोवा वर्ष 2020 में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया था। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया। ये मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। ये मिशन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित हो रहा है। चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश लैंडलॉक्ड है? A. कंबोडिया, B. वियतनाम, C. लाओस, या फिर D. थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C. लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध देश है, इसलिए ऑप्शन C सही आंसर है। लाओस वर्ष 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ। लाओस वर्ष 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का तथा वर्ष 2013 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? A. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयों से, B. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य से, C. मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरों के कारण, या फिर D. उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी किया जा सकता है। बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक को बॉन्ड पर मिलता है। बॉन्ड यील्ड रिटर्न में उतार चढ़ाव ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करता है। यदि लोग बॉन्ड में अधिक निवेश करते हैं तो बॉन्ड की मांग बढ़ जाएगी, जिससे बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी तथा बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बॉन्ड की कीमत नीचे आ जाएगी। दूसरी ओर बॉन्ड यील्ड में गिरावट से निवेशक को फायदा होगा क्योंकि बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, जिससे पूंजीगत लाभ होगा। फेड टेपरिंग अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में क्रमिक कमी हुई है। ये भारतीय निवेश को प्रभावित करेगा, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कोई भी कार्रवाई भारत में बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करती है। सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल निर्धारित करने में RBI की कार्रवाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति के लिए संप्रभु यील्ड वक्र का विशेष महत्व है। मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें भी सरकारी बॉन्ड की यील्ड को प्रभावित करती हैं, इसलिए ऑप्शन D सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A. निपुण एक नई पीढ़ी की कार्मिक विरोधी माइन है। B. लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट उन नावों की जगह लेंगे जो पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग सो झील में गश्त करती हैं। C. निपुण को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे और भारतीय उद्योग के प्रयासों से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, या फिर D. उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन D. उपर्युक्त सभी। निपुण माइंस की बात करें तो ये देश में विकसित बारूदी सुरंगें हैं। इन्हें एंटी पर्सनल माइंस इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं, इसलिए ये पहली सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करती हैं। निपुण को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे और भारतीय उद्योग के प्रयासों से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट उन नावों की जगह लेंगे जो अभी पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग सो झील में गश्त करती हैं और सीमित क्षमता रखती हैं। LCA को गोवा की एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये स्पीड में तेज हैं और हर तरह की परेशानी के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखते हैं। ये नावें एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रची गई थी? ए. हर्षचरित, बी. रत्नावली, सी. कादम्बरी या फिर डी. गीत गोविंद। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।